बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आदिल शहीर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे और ज़िंदगी के हर गुज़रते लम्हे में अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा कर रहे होंगे। पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 पार्ट बी। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और इसके साथ एक और टॉपिक है पॉलिटिकल चेंज, और इंशाल्लाह इसके साथ एक और टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे जिसमें पॉलिटिकल रेवोल्यूशन आएगा। तो इस एक वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम 3 टॉपिक्स को कवर करें। पहला है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से मुराद ये है कि वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ जो एक पॉलिटिशियन को सिलेक्ट करने के लिए सिटीज़न परफॉर्म करते हैं, उन तमाम एक्टिविटीज़ को हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का नाम देते हैं। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अंदर फॉर एग्जांपल फ्रीडम टू स्पीक, कि आप अपनी आज़ादी से बोल सकते हैं। असेंबल एंड एसोसिएट, आप कोई भी पार्टी बना सकते हैं, आप किसी भी किस्म के अल्फाज को असेंबल कर सकते हैं, उनको किसी भी किस्म यानी कि दूसरी पार्टी के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, अपने लीडर के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। एबिलिटी टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ पब्लिक अफेयर्स, या किसी भी किस्म का पब्लिक अफेयर के अंदर आप अपना इंट्रैक्शन कर सकते हैं, उसके अंदर अपनी एबिलिटी को पेश कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी टू रजिस्टर एज अ कैंडिडेट, या किसी भी किस्म की पार्टी के अंदर, या नेशनलिस्ट पार्टी या प्रोविंशियल पार्टी के अंदर आप एज ए कैंडिडेट इलेक्शन लड़ सकते हैं। आप किसी भी किस्म की कंपेन कर सकते हैं, आप किसी भी यानी कि शोबे के अंदर इलेक्ट हो सकते हैं, चाहे वो नेशनल के यानी कि नेशनल लेवल के ऊपर या प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, और आप किसी भी यानी कि गवर्नमेंट का यानी कि आप गवर्नमेंट के तमाम लेवल्स के अंदर किसी भी ऑफिस को आप होल्ड कर सकते हैं। तो ये तमाम जो पार्टिसिपेशन है ये पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का नाम से जानी जाती हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। पहली है कन्वेंशनल पार्टिसिपेशन। कन्वेंशनल पार्टिसिपेशन एक यानी कि वही है कि हर चीज़ नॉर्मल अंदाज में हो रही है। आप यानी कि अपने हक़ के लिए एहतजाज कर रहे हैं, कंपेन चला रहे हैं, आप यानी कि इलेक्शन के लिए लोगों के दरवाज़ों पे जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये वो तमाम चीज़ें जो एक गुड सिटीज़न इलेक्शन के वक्त जो है वो परफॉर्म करता है। इसकी एग्जांपल में यह है कि आप वोटिंग के लिए जाते हैं, या आप कोई भी किसी भी किस्म की पॉलिटिकल कंपेन कर रहे हैं, या आप कंपेन को डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, या आप किसी भी एक्टिविटीज़ यानी कि एक्टिविस्ट ग्रुप के साथ आपका ताल्लुक़ है, या इसके अलावा आप किसी भी किस्म के पब्लिक ऑफिस के अंदर सर्व कर रहे हैं। तो ये तमाम के तमाम जो हैं ये कन्वेंशनल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होता है। यानी कि किसी भी सिटीज़न का एक नॉर्मल और मामूल के मुताबिक जो यानी कि पॉलिटिकल कंपेन चलाना और अपने लीडर को इलेक्ट करना, ये कन्वेंशनल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो गया। दूसरा है अनकन्वेंशनल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। अनकन्वेंशनल पार्टिसिपेशन की बात करें तो ये होता तो लीगल है, लेकिन एक इनअप्रोप्रिएट मेथड होता है, ठीक है। मोस्टली जो नौजवान नस्ल होती है या जो स्टूडेंट होते हैं, तो ये जो है ये मतलब पॉलिटिकल पॉलिसी या जो रिजम पॉलिसीज़ होती हैं उनके साथ उस चीज़ों को यानी कि मुश्ताल हो के यानी कि किसी भी किस्म की अपनी पार्टी को वोटिंग के लिए यानी कि करना, तो यानी कि ऐसा मेथड अपनाना जो एक अनकन्वेंशनल हो, ठीक है। इलीगल तो नहीं लेकिन अनकन्वेंशनल हो, ठीक है। इसकी एग्जांपल में क्या आता है, यानी कि साइनिंग पिटिशंस आ जाती है, ठीक है, या मतलब स्पोर्टिंग बाइकआउट्स आ जाते हैं, या किसी भी किस्म की ड्रामेटिक या स्टेजिंग परफॉर्मेंस आ जाती है, या किसी भी किस्म की स्टेजिंग डिमॉन्स्ट्रेशन आ जाती है, या कोई भी जो रूड प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं वो इसमें आ सकते हैं। तीसरी है इल्लीगल पार्टिसिपेशन। इल्लीगल पार्टिसिपेशन में वो तमाम एक्टिविटी शामिल होती हैं जो किसी भी किस्म के लॉ को तोड़ देती हैं, यानी कि मुकम्मल इल्लीगल होती हैं। पीपल रिजॉर्ट टू इल्लीगल पार्टिसिपेशन ओनली व्हेन लीगल मींस हैव फेल्ड। लोग हमेशा इल्लीगल पार्टिसिपेशन में उस तरफ जाते हैं, उस वक्त जाते हैं जब एक लीगल पार्टिसिपेशन जो है वो वाला रास्ता उनका बंद हो चुका हो, ठीक है। और इसकी वजह इसके बाद यानी कि जो पॉलिटिकल चेंज होता है वो फिर आता है, ठीक है। यानी कि अच्छा, आगे चलते हैं। वाई पीपल पार्टिसिपेट, लोग पार्टिसिपेट क्यों करते हैं। मोस्ट डेमोक्रेटिक सिटीजन्स फील दैट सम लेवल ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पार्टिकुलरली कन्वेंशनल पार्टिसिपेशन इज़ एडमायरेबल एंड एक्सेप्टेबल। बहुत से लोग ये चीज़ का दावा रखते हैं और करते भी हैं कि जो एक कन्वेंशनल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो हमारा हक भी है और हम उस चीज़ को पहचानते भी हैं, जानते भी हैं और मानते भी हैं, ठीक है। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है मतलब ये समझते हैं
वन मस्ट फाइंड टाइम एंड परहैप्स मनी इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट, कि मतलब एक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए पहले बंदा वक्त निकाले, फिर बंदा पैसा निकाले, फिर बंदा उस चीज़ में पार्टिसिपेट करे, फिर बंदा अपना यानी कि अपने काम धाम को छोड़ के बंदा उस चीज़ में जाए। लिहाजा मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ़ किस्म के ख्यालात होते हैं कि लोग क्यों पार्टिसिपेट करें, लेकिन इसके पीछे वजूहात जो हैं वो मतलब 3 से 4 हैं। पहले ये आइडियलिज़म, सम पार्टिसिपेट बिकॉज दे बिलीव स्ट्रांगली इन अ पार्टिकुलर आइडिया। कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अंदर इसलिए भी पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि वो उस पॉलिटिकल एजेंडे का जो आइडिया होता है उसको अपने साथ रिलेट कर लेते हैं। दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत से लोग इसलिए पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि वो डेमोक्रेटिक सिटीज़नशिप के होने के नाते, मतलब एक डेमोक्रेसी एक मुल्क के अंदर होने के नाते अपना हक समझते हैं कि हम एक रिस्पॉन्सिबल होकर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अंदर अपना हक अदा करें। तीसरा है सेल्फ इंटरेस्ट, कुछ लोग इसलिए भी किसी यानी कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अंदर आते हैं कि उनका कोई यानी कि फाइनेंशियली तौर पर या किसी भी किस्म की सपोर्टिंग के तौर पर उनका अपना इंटरेस्ट होता है, सेल्फ इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तीसरा है इंजॉयमेंट, बहुत से लोग पॉलिटिकल एक्टिविटी को, पब्लिक एक्टिविटी को इसलिए भी यानी कि ज्वाइन कर लेते हैं कि मतलब वो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, के बस यानी कि ना एक इंजॉयमेंट के तौर पर। तो ये 3 से 4 वजूहात होती हैं कि लोग पार्टिसिपेट क्यों करते हैं। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है द पैराडॉक्स ऑफ पार्टिसिपेशन। पैराडॉक्स ऑफ पार्टिसिपेशन की अगर बात करें तो ये क्या चीज़ है, कुछ लोग यानी कि ना इर्रेशनल बिहेवियर वाले या इर्रेशनल थिंकिंग वाले वो ये समझते हैं कि मतलब ये क्या है, ये पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या है, क्या एक बंदे के वोट डालने से पूरे का पूरा निज़ाम चेंज हो जाएगा, या मतलब एक बंदा जो है मतलब एक पहले वो क्या करेगा यानी कि वो वोट डालने का तरीका सीखे, पहले वो वोट डालने की इन्फॉर्मेशन ले, पहले वो अपने ओपिनियन को चेंज करे, पहले वो अपना फिर वक्त निकाले, फिर अपना पैसा खर्च करके पोलिंग स्टेशन पे जाए, और ये तमाम का तमाम जो प्रोसेस है उस एक वोट की कास्ट से इसके ऊपर कास्ट ज़्यादा आ जाती है। मतलब वो जो तमाम एक्टिविटीज़ वो जो एक बंदा परफॉर्म करता है वो ज़्यादा महंगी हैं बनिस्बत उस बंदे के एक वोट के, ठीक है। लेकिन अब दूसरी तरफ ये भी है कि जब एक बंदा अगर ये सोचे कि मतलब क्या मेरे वोट से मतलब कोई किसी भी किस्म का कोई गवर्नमेंट फॉर्म हो सकती है या किसी भी किस्म का कोई रेवोल्यूशन आ सकता है सिर्फ एक वोट से, तो ये तो कहना गलत है, क्योंकि एक वोट जो है सिर्फ एक वोट, उससे आप कभी भी तब्दीली नहीं ला सकते। लेकिन एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर अगर एक हर बंदा ये सोच ले कि मेरा एक वोट है और मेरे एक वोट से तो कोई फ़र्क खास पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, लिहाजा मैं क्या करता हूँ कि मैं वोट देने जाता ही नहीं हूँ, ठीक है। यानी कि एक नॉन सीरियस एटीट्यूड या एक पैराडॉक्सियल पार्टिसिपेशन या एक इर्रेशनल पार्टिसिपेशन जिसे हम कहते हैं, या जिन लोगों का ख्यालात होते हैं कि मेरे एक वोट से तो कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। लिहाजा अगर पूरी सोसाइटी या पूरे मुल्क के बाशिंदे अगर यही सोच लें कि मेरे एक वोट की जो कास्ट है वो मतलब मेरी इस पॉलिटिकल कैंपेन के पीछे या मेरे वहाँ तक जाने के पीछे मेरा इससे ज़्यादा खर्च हो जाना है, तो मुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इस तरह तो वो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है वो डिसेबल हो जाएगा, यानी कि इस तरह तो वो स्ट्रक्चर जो है वो रहेगा ही नहीं। लिहाजा ये एक बिल्कुल यानी कि ना गलत ख्याल है, और पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हैं वो ऐसे ख्याल को क्या कहते हैं, यानी कि इस तरह के ख्यालात के फिनोमिना को पैराडॉक्स ऑफ पार्टिसिपेशन का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, अगली बात करते हैं नॉन पार्टिसिपेशन की। नॉन पार्टिसिपेशन, लार्ज पार्ट्स ऑफ पॉपुलेशन डू नॉट पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स एट ऑल, कि आप अमेरिका की मिसाल ले लें, अमेरिका एक मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में शामिल होता है, वहाँ पर आधे लोग, कम से कम आधे लोग जो हैं वो यानी कि वोट नहीं डालते, एडल्ट्स लोग, ठीक है। यानी कि मतलब उसने यूनाइटेड स्टेट्स की एग्जाम्पल दी, ओनली अबाउट हाफ ऑफ ऑल एलिजिबल पीपल वोट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, यानी कि तकरीबन सिर्फ आधे लोग पूरे मुल्क में से यानी कि पूरे यूएस में से सिर्फ आधे लोग जो हैं वो एलिजिबल और पार्टिसिपेट यानी कि करते हैं उसमें पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, ठीक है। अच्छा, अब इसकी वजह क्या है? पहली वजह यह है कंटेनमेंट। कंटेनमेंट से मुराद ये है कि कोई भी जो पार्टिसिपेशन है, यानी कि कोई भी बंदा यानी कि जो सिटीज़न है वो बस रिलैक्स हो जाता है कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है, बस जाने दो, ठीक है, यानी कि ये एटीट्यूड आ जाता है, वो फिर वोट डालते ही नहीं है। दूसरा आता है फ्रीडम। इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी पीपल हैव द फ्रीडम टू नॉट पार्टिसिपेट, कि मतलब एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर लोगों के पास ये चॉइस होती है कि वो चाहें तो पार्टिसिपेट करें और चाहें तो पार्टिसिपेट ना करें। तीसरा है अपैथी, APATHY, मैनी पीपल डू नॉट नो मच अबाउट पॉलिटिक्स एंड डू नॉट केयर, कि बहुत से लोग तो पॉलिटिक्स के बारे में जानते ही नहीं हैं। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी हो या मोनार्की हो तो लोग क्या करते हैं कि चलें जी छोड़ें, जाने दें, ठीक है, यानी कि ये भी हो सकता है। तीसरा है यानी कि ना मतलब उन्हें केयर ही नहीं होती, डैम केयर, हमें क्या, जो होता है वो सो होता रहे। तीसरा है अलाइनेशन,
ये वो लोग होते हैं जो ये समझते हैं कि पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट बिकॉज दे फील दैट नो वन इन पावर लिसन टू देयर व्यूज़, कि मतलब ये वो लोग होते हैं जो अलाइनेशन के अंदर जो इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करते, वो ये समझते हैं कि हमारा यानी कि वोट जब हमने डाल दिया और जब कोई बंदा पावर में आ जाता है तो वो तो हमारी बात तक ही नहीं सुनता, चाहे वो हमारे यानी कि हम उसे वोट दें या ना दें, उसने जब पावर में आ जाना उसने फिर भी हमें यानी कि आज वो पावर में नहीं है फिर भी हमें कोई नहीं सुन रहा, कल को आ जाएगा तो फिर भी उसने हमें कोई नहीं सुना। तो ये भी एक यानी कि तबका होता है जो यानी कि डैम केयर बिल्कुल यानी कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता गवर्नमेंट क्या आई है क्या गई है, ठीक है, वो कहती हैं अल्लाह दे वाले। अच्छा, दूसरा टॉपिक है पॉलिटिकल चेंज। पॉलिटिकल चेंज के अंदर क्या चीज़ आती है कि मतलब कोई भी किसी भी किस्म का एक मुल्क के अंदर पॉलिटिकल चेंज उस वक्त आता है जब कोई एक मेजर इवेंट होता है, ठीक है। उस मेजर इवेंट से क्या मुराद है, कोई भी जंग हो गई, कोई भी इकॉनमिक क्राइसिस हो गया, कोई भी सडन इलेक्ट्रल शिफ्ट हो गया, यानी कि अचानक तौर पर यानी कि हो सकता है किसी बंदे यानी कि पहले वज़ीर-ए-आज़म की वफ़ात हो गई और उसकी जगह कोई नया बंदा आ गया, या मतलब कोई नई यानी कि पॉलिटिकल या चेंजिंग का जो नारा लेकर नए लोग आते हैं, ठीक है। यानी कि किसी भी किस्म का कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट, चाहे वो आइडियालॉजिकल हो, इंस्टीट्यूशनल हो, या किसी भी किस्म का कोई लेशनल ट्रांसफॉर्मेशन हो, उसे हम पॉलिटिकल चेंज का नाम देते हैं, ठीक है। जबकि मोस्ट जो डेवलप कंट्री, ये पॉलिटिकल चेंज ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ में आता है या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में आता है, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं वो ऑलरेडी इस चीज़ को प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि पॉलिटिकल चेंज आने वाला है, ठीक है। लिहाजा वो अपने आप को स्मूथ और क्लियरली पहले ही अपने आप को उस तरह का ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि वक्त से पहले ही प्रोएक्टिवनेस को अपनाते हुए अपने वक्त को खुद ही यानी कि अपने रवैये को खुद ही ठीक कर लेते हैं। अगला है पॉलिटिकल मतलब इसकी डेफिनेशन के अंदर। अच्छा, इसकी टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल चेंज। सिर्फ इसकी दो टाइप्स हैं। पहला है इंटरनल पॉलिटिकल चेंज, दूसरा है एक्सटर्नल पॉलिटिकल चेंज। इंटरनल पॉलिटिकल चेंज में सिर्फ दो लोग आते हैं, या मिलिट्री आती है या रिबिलियन ग्रुप आता है। अगर मिलिट्री इंटरवेंशन करे इंटरनली तो वो क्या करती है कि वो पुराने निज़ाम के अंदर थोड़ी बहुत यानी कि तब्दीलियाँ करती है, यहाँ बिल्कुल यानी कि गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ती, अगर छेड़ती भी है तो थोड़ी बहुत ही उसमें तब्दीलियाँ करती है। दूसरा है रिबिलियन। रिबिलियन जो होता है ये मोस्टली यानी कि ऐसी नॉन पार्टी या ऐसा एक ग्रुप होता है या ऐसा एक सिंगल बंदा होता है जो आहिस्ता आहिस्ता यानी कि एक रेबल के तौर पर, एक बागी के तौर पर सामने आता है, और इसके पास एक्चुअली पावर्स नहीं होती, लेकिन जब इसको पावर्स मिलती हैं तो ये ऐसा पॉलिटिकल चेंज लाता है कि मुकम्मल तौर पर गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को चेंज करके रख देता है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। एक्सटर्नल पॉलिटिकल चेंज। एक्सटर्नल पॉलिटिकल चेंज की सिंपल ऐसे आप मिसाल ले लें कि किसी भी किस्म का एक बैरूनी मुल्क का आपके मुल्क के ऊपर हमला कर लेना, या मतलब आपके मुल्क में जो यानी कि मिलिट्री है या मतलब कोई भी किसी किस्म के और लोग हैं उनको यानी कि ना सपोर्ट करना, उनको एड फराहम करना, उनको यानी कि बैरूनी मदद के ज़रिए उनको यानी कि ना पॉलिटिकल चेंज आना। इसमें वो क्या करें, एक्सटर्नल पॉलिटिकल चेंज इज़ इनिशिएटेड बाय अदर कंट्रीज़, ठीक है। इफ़ इट इज़ अचीव्ड बाय मिलिट्री देन अ न्यू लीडर विल बी प्लेस्ड इन अ चेंज बाय विक्टोरियस एंड फॉरेन पावर। तो क्या होता है कि मतलब जो नया लीडर आता है वो फॉरेन पावर की मदद से मुकम्मल तौर पर पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज कर देता है, ठीक है। चेंज द स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट एज वेल, मतलब मुकम्मल तौर पर गवर्नमेंट के स्टाइल को भी चेंज कर देता है। पॉलिटिकल चेंजेस कैन आल्सो ओकर व्हेन पॉलिटिकल, मिलिट्री और रिबिलियन लीडर इन अ कंट्री सपोर्ट फ्राम फॉरेन कंट्री। ये उस वक्त भी हो सकता है कि जब एक रेबल ग्रुप या मिलिट्री, अपने मुल्क की मिलिट्री या अपने मुल्क का कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट या पॉलिटिकल ग्रुप जो है उसको अगर फॉरेन एड किसी भी किस्म की मिल जाए या किसी भी फॉरेन कंट्री की तरफ से उसको सपोर्ट मिल जाए तो वो क्या करता है, पॉलिटिकल चेंज अपने मुल्क के अंदर ले आता है, ठीक है। और फॉरेन पावर उसे क्या करती है, उसे मुख्तलिफ़ किस्म की सपोर्ट फ्राहम करती है। किन किन शक्लों में, वेपन्स की सूरत में, पैसों की सूरत में, एड की सूरत में, नेवल ब्लॉकेड की सूरत में, या मिलिट्री लीडरशिप ट्रेनिंग की सूरत में, ठीक है, या मतलब एयर स्ट्राइक्स की सूरत में, मतलब उसकी पावर को मजबूत करने के लिए और अपने लीडर की धाक को बिठाने के लिए जो यानी कि ये दूसरा मुल्क होता है ये मदद करता है, ठीक है। ये दो किस्म के पॉलिटिकल चेंज होते हैं। अगले टॉपिक की तरफ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। अच्छा जी, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन से क्या मुराद है कि पॉलिटिकल रेवोल्यूशन इज़ अ फोर्सिबल रिमूवल ऑफ ए पावर स्ट्रक्चर बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ न्यू पावर स्ट्रक्चर। ये इससे मुराद ये है पॉलिटिकल रेवोल्यूशन से, मतलब मुकम्मल तौर पर इनकलाब आ जाना। एक कोई भी ग्रुप होता है, ठीक है, वो ग्रुप
जो ऑलरेडी यानी कि पावर के अंदर जो लोग हैं, चाहे वो मोनार्की है, चाहे वो कोई और पॉलिटिकल ग्रुप है, उनको वो ओवरथ्रोन करते हैं और सारी की सारी पावर को अपने कब्ज़े में करके मुकम्मल तौर पर जो स्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट का चेंज कर देते हैं। ठीक है, यानी कि नई इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं। यूजली अ रेवोल्यूशन हैपन्स रिलेटिवली क्विकली, मतलब बाज़ औक़ात कुछ यानी कि ना जो रेवोल्यूशन होता है वो बहुत जल्दी टेक्स प्लेस हो जाता है, कुछ सालों या कुछ महीनों के अंदर ही। लेकिन बाज़ औक़ात रेवोल्यूशन जो होता है वो कई सदियाँ ले जाता है, कई साल ले जाता है, मतलब लॉन्ग डिकेड्स ले जाता है उस अपने यानी कि ना वकूअ पज़ीर होने के अंदर। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि वो रेवोल्यूशन कैसा है और डिपेंड करता है कि उन लोगों के हालात कैसे हैं जिनके ऊपर रेवोल्यूशन यानी कि जिन्होंने रेवोल्यूशन लाना है, और डिपेंड करता है कि उस यानी कि वो गवर्नमेंट कितनी पावरफुल है जिसको उन्होंने ओवरथ्रोन करना है। ठीक है, अगला है पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, यानी कि ना होता क्या है। पॉलिटिकल रेवोल्यूशन अकर थ्रू आउट हिस्ट्री, मतलब पॉलिटिकल रेवोल्यूशन जो है वो हिस्ट्री में होते आए हैं और शायद आगे होंगे भी। ठीक है, सम पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस कैन बी सेम इन अ पॉजिटिव वे, बहुत से जो यानी कि पॉलिटिकल रेवोल्यूशन है वो नेगेटिव यानी कि वर्स्ट सिचुएशन में भी गए, मतलब लोगों का बहुत सा कत्लेआम भी हुआ। लेकिन बहुत से पॉलिटिकल रेवोल्यूशन ऐसे भी हैं जो एक पॉजिटिव वे की तरफ भी आए। ठीक है, और उन्होंने अपने बाद में आने वाली जो गवर्नमेंट्स या मतलब बाद में आने वाले जो लोग हैं उनके लिए एक मिसाल भी कायम की, या दूसरे मुल्कों को भी वो उन्होंने इन्फ्लुएंस किया कि आप भी हमारी तरह एक रेवोल्यूशन ला सकते हैं। और साथ ही साथ जो नई गवर्नमेंट बनी उन्होंने जो अपने लोगों के ख्यालात, लोगों की ज़रूरत और उनकी आइडियालॉजी के मुताबिक जो है वो नई गवर्नमेंट बनाई। ठीक है, यही कामयाब पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। इसकी कुछ एग्जांपल, पहली है कामयाब पॉलिटिकल रेवोल्यूशन अमेरिकन रेवोल्यूशन। अमेरिकन रेवोल्यूशन कैसे आया जी? 13 कॉलोनीज़ थी जिनके ऊपर ब्रिटिश का कब्ज़ा था नॉर्थ अमेरिका के ऊपर। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में जब इन 13 कॉलोनीज़ ने देखा कि हमारी यानी कि ना अपने स्टेट्स के लोगों की जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में नहीं हो पा रही। ठीक है, तो मतलब और भी बहुत से जो टैक्स हैं उनके ऊपर लागू किए गए हैं, तो उन्होंने क्या किया, मतलब उन्होंने ना स्ट्राइक्स शुरू कर दी, प्रोटेस्ट शुरू कर दिए, और इन प्रोटेस्ट के नतीजे में 4 जुलाई 1776 को अमेरिकन जो कॉलोनीज़ हैं उनको इंडिपेंडेंस मिल गई। ठीक है, यह बाकायदा एक जंग भी हुई। ठीक है, यानी कि इसके लिए अमेरिकन रेवोल्यूशन जो है वो आ गया 4 जुलाई 1776 को। अब इसके असरात क्या हुए? अब इसके असरात ये हुए कि मतलब ना बिकेम अ सिंबल ऑफ फ्रीडम इन यूरोप एंड लेटिन अमेरिका। यही जो मतलब अमेरिकन रेवोल्यूशन है बाद में एक सिंबल के तौर पर यानी कि ना यूरोप वालों के लिए और यानी कि यूरोप वालों के लिए और साथ ही लेटिन अमेरिका के लिए एक रोल मॉडल बन गया कि हम भी इस तरह अपनी पॉलिटिकल रेवोल्यूशन ला सकते हैं। ठीक है, और इसका दूसरा इफेक्ट क्या आया कि जो यूनाइटेड स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारी लिबरल गवर्नमेंट्स के लिए एक रोल मॉडल बन गया। ठीक है, यानी कि वो भी ऐसा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अपना के अपने मुल्क की तरक्की के लिए सरगोशा हो सकते हैं। अमेरिकन रेवोल्यूशन सक्सेस इंस्पायर्ड अदर टू रिवॉल्ट अगेंस्ट देयर गवर्नमेंट्स। इसने बहुत सी दूसरी यानी कि ना लोगों को भी और मुल्कों को इंस्पायर किया कि वो अपनी गवर्नमेंट्स के ख़िलाफ़ जो है वो यानी कि रेबल कर सकते हैं, मतलब अपनी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की पॉलिसीज़ को जो है वो बना सकते हैं ख़िलाफ़ उनके। दूसरा है फ्रेंच रेवोल्यूशन। अच्छा, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के काजेज़ क्या हैं? फ्रेंच रेवोल्यूशन आया कैसे? फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे 3 बड़ी वजूहात थीं, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक काजेज़ थे। ठीक है, पॉलिटिकली फ्रांस जो था वो मुकम्मल तौर पर एक एब्सोल्यूट मोनार्की के अंडर आता था। ठीक है, यानी कि एब्सोल्यूट मोनार्की के सिर्फ एक बंदे के नीचे आ रहा है। ठीक है, हर किस्म के जो बेसिक राइट थे लोगों के वो यानी कि हड़प कर लिए गए, यानी कि किसी भी किस्म का जो बेसिक राइट है वो आम लोगों के लिए नहीं था। ठीक है, और सोशली तौर पर जो फ्रांस है वो 3 तबकों में डिवाइड हुआ था। ठीक है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। जो लोग थर्ड क्लास में आते थे उनकी जो पॉपुलेशन के हिसाब से तादाद बनती थी 98% वो लोग थे जो थर्ड क्लास में आते थे। इन लोगों के पास बिल्कुल थोड़े से राइट थे, ना इनके पास ज़मीन थी और इनके ऊपर हैवी किस्म का बर्डन जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया था। इकॉनमिकली जो फ्रांस है वो हर किस्म के फाइनेंशियल क्राइसिस से दो चार हो रहा था ओवर स्पेंडिंग की वजह से, यानी कि अखराजात ज़्यादा थे और कमाई जो है वो कम थी, लिहाजा इकॉनमिकली ये फाइनेंशियल क्राइसिस था और साथ ही साथ जो फूड शार्टेज है वो भी बहुत ज़्यादा थी। लिहाजा थर्ड स्टेट ने क्या किया, जो तीसरे तबके के लोग हैं उन्होंने इतना जुल्म बर्बरियत बर्दाश्त ना किया और उन्होंने रेवोल्यूशन की ठान ली। अच्छा, इसके असरात क्या हुए?
फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल साबित हुआ बाद में लेटिन अमेरिका के अंदर आने वाले रेवोल्यूशन के लिए, ठीक है। डेमोक्रेटिकली तौर पर इनका जो नारा लगा लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये एक डेमोक्रेटिक आइडिया बन गया हर लिबरल सोसाइटी के लिए, या हर एक लिबरल स्टेट का एक ये नारा बन गया, जो कि मुकम्मल तौर पर बाद में आने वाले यूरोपियन कंट्रीज़ में भी जो है वो समा गया। और ये एक नेशनल आइडिया के तौर पर बहुत से यूरोप मुल्क में भी यानी कि फैल गया, कि जिसके बाद यानी कि यूनिफिकेशन हो गई इटली और जर्मनी के अंदर, ये भी इसका इफ़ेक्ट आया। साथ ही साथ मतलब जो किसी भी मुल्क के अंदर अगर कोई उस वक़्त मोनार्की एग्जिस्ट कर रही थी तो उसके अपने मुल्क के ऊपर जो यानी कि दबाव है वो काफ़ी हद तक कम हो गया। यहाँ उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना इस मोनार्की की गवर्नमेंट को किसी और गवर्नमेंट की फॉर्म में चेंज कर दिया जाए, या मतलब किसी ओलिगार्ची में यानी कि या तब्दील कर दे, या मतलब डिक्टेटरशिप में या किंगशिप में या डेमोक्रेसी के अंदर, या मतलब पार्लियामेंट को भी इसमें जगह दी जाए। अच्छा जी, अगला रेवोल्यूशन है लैटिन अमेरिका का रेवोल्यूशन। लैटिन अमेरिका का जो रेवोल्यूशन है उसने यानी कि ना एनलाइटन लिया, मतलब उसने अपनी जो उसको जो जाग लगी वो लगी उसको अमेरिकन रेवोल्यूशन से और फ्रेंच रेवोल्यूशन से, ठीक है, क्योंकि इनकी सोसाइटीज़ में भी बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटीज़ पाई जाती थी। लिहाजा ये रेवोल्यूशन शुरू हुआ 19वीं सदी के शुरू के अंदर, जब बहुत सारे वेल्दियस लैंड ओनर्स, मतलब बहुत सारे अमीर लोगों ने जो लैटिन अमेरिका के अंदर रहते थे वो उस वक़्त के यूरोपियन कंट्रोल से तंग आ गए थे, क्योंकि लैटिन अमेरिका यूरोपियन के कंट्रोल में था। लिहाजा उन्होंने यूरोपियन कंट्रोल से तंग आकर आम और लोअर क्लास तबके को अपने साथ मिलाया, ठीक है, और उन्होंने जनाब आज़ादी का नारा लगा दिया। अब हुआ क्या कि लैटिन अमेरिकन में रेवोल्यूशन तो आ गया, उन्हें आज़ादी तो मिल गई, ठीक है। इनिशियली तौर पर उन्हें जब आज़ादी मिल गई, लेकिन बाद में वो जो उनकी सोशल क्लास है, उन मतलब जो आम लोग हैं बेचारे, मतलब ठीक है, क्योंकि नारा तो अमीरों ने लगाया था और अमीरों ने गरीबों को अपने साथ मिलाया हुआ था। अब वो जो अमीर लोग हैं उनको हुकूमत तो मिल गई, इंडिपेंडेंस तो सबको मिल गई, लेकिन बदकिस्मती से उन गरीबों के जो हकूक़ हैं वो फिर भी पूरे ना हो सके, ठीक है। और यानी कि जब उनके हकूक़ पूरे ना हो सके तो अगेन यानी कि मुल्क के अंदर प्रोटेस्ट और क्राइसिस दोबारा शुरू हो गए, ठीक है। यानी कि यूरोप से तो वो आज़ाद हो गए, लेकिन अपने आप को दोबारा वो ना संभाल सके और अपने मुल्क के यानी कि बाशिंदों को बुनियादी हकूक़ ना मिल सके। लिहाजा क्या हुआ, मज़ीद अगले 2 साल तक जो है वो प्रॉब्लम कंटिन्यू रही और एक नया रेवोल्यूशन आया, या मतलब और यानी कि एक नया रेवोल्यूशन आया और उसके बाद जो है वो लैटिन अमेरिका ठीक हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं रशियन रेवोल्यूशन की तरफ। रशियन रेवोल्यूशन कैसे आया? 19वीं सदी के शुरू की बात है जनाब, कि रशियन कज़ाकर जो हैं मतलब उन्होंने वेस्टर्नाइज़ किया, और यानी कि अटैम्प्ट टू वेस्टर्नाइज़ एंड इंडस्ट्रियलाइज विदाउट आल्सो इंपोर्टिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरल आइडियाज़। क्या हुआ कि मतलब ना 19वीं सदी के शुरू में कुछ रशियन कज़ाकर जो हैं उन्होंने अपने ही स्टेट्स को फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडिया पर नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आइडिया के ऊपर या वेस्टर्नाइज के आइडिया के ऊपर जो है वो उन्होंने रेवोल्यूशन लाया। दे वर मोस्टली अनसक्सेसफुल एंड मैनी रशियंस लिबरल्स कॉल्ड फॉर रिफॉर्म। इसके बाद बहुत से लोगों ने यानी कि ना रिफॉर्म का कह दिया कि नहीं जी हमें रिफॉर्म चाहिए इस चीज़ के ऊपर। अच्छा, क्या हुआ जब उस कज़ाकर ने यानी कि रशियन कज़ाकर ने यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाया रशिया के अंदर, तो आम तबका जो है वो मतलब इसकी पॉलिसियों से राज़ी नहीं था, ठीक है। लिहाजा उन्होंने मतलब ना कज़ाकर को फोर्स किया कि तुम मतलब ऐसी पॉलिसियाँ बनाओ जो हमारे फ़ायदे के लिए हों, ठीक है। यानी कि लिबरल और जो मतलब बाकी जो फार्मर यानी कि लोग हैं उस यानी कि इलाके के मतलब मोस्टली फार्मर्स और अर्बन वर्कर जो हैं वो उन्होंने मिलकर इसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि तुम कोई ऐसी पॉलिसियाँ लाओ जो हमारे फ़ायदे के लिए हों। तो इस बात पर उसने गुस्से में आ गया और उसने क्या किया कि मतलब ना एक यानी कि ना एक रिजिड सोशल क्लास जो है वो मतलब उसके लिए काफ़ी हद तक मतलब ना उसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी और लोगों के तमाम जो बेसिक राइट्स हैं उसने गज़ब कर लिए। अब इसके बिलमुकाबले में हुआ क्या कि मतलब जो पीजेंट्स क्लास है यानी कि जो आम गरीब तबका है जिसमें फार्मर्स और अर्बन वर्कर्स हैं, उन्होंने क्या किया, भूख से तंग आकर और अपनी ज़िंदगी को यानी कि ना बेहतर तरीके से लाने के लिए उन्होंने इसके ख़िलाफ़ बड़े बड़े एहतजाज शुरू कर दिए। अब 1905 के अंदर
कज़ाकस को लगा कि मुझे कुछ ना कुछ रिफ़ॉर्म लानी चाहिए, लिहाजा उसने थोड़ी बहुत रिफ़ॉर्म लाई, लेकिन उससे भी उन लोगों के हकूक़ जो हैं वो पूरे ना हो पाए। लिहाजा फ़ाइनली मतलब जब मुल्क के अंदर बहुत सा कहत पड़ने लग गया, यानी कि रशियन कज़ाकस के दौर में मुल्क में फ्यूल का कहत आ गया, हाउसिंग का कहत आ गया, फूड शार्टेज आ गई, ठीक है। तो लिहाजा 1900 यानी कि मार्च 1917 में रशियन कज़ाकस जो है ज़बरदस्ती उसको यानी कि हुकूमत से उतार दिया गया। उसके बाद यानी कि ना जो हुकूमत बनी वहाँ पर वो मतलब उनकी बन गई गरीबों की, यानी कि ना उनकी फार्मर्स की और अर्बन वर्कर्स की हुकूमत बन गई। अब हुआ क्या कि मतलब ना अल्टीमेटली नवंबर के अंदर एक और रेवोल्यूशन आया जिसका नाम था बोल्शेविक, ठीक है। बोल्शेविक ने आहिस्ता यानी कि ना पूरे मुल्क को अपने कंट्रोल में कर लिया नवंबर 1917 के अंदर, और उसने इस बोल्शेविक रेवोल्यूशन या कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन को आपस में मिक्स कर दिया, और 1922 के अंदर उसने यानी कि अपनी इस रेवोल्यूशन को जो है वो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन का नाम दे दिया, ठीक है। इसके असरात क्या हुए कि रशियन रेवोल्यूशन जो है ये अल्टीमेटली बेस करती है कार्ल मार्क्स की फ़िलासफ़ी के ऊपर, ठीक है, यानी कि आई थिंक कैपिटलिस्ट की फ़िलासफ़ी है कार्ल मार्क्स की, ठीक है। अब 1922 में इस यानी कि ना बोल्शेविक रेवोल्यूशन या लेनिन इसका जो यानी कि था लीडर, यानी कि ये रेवोल्यूशन लाने वाला व्लादिमीर लेनिन ने क्या किया कि मतलब रशिया के जो पुराने इलाके हैं उनको भी अपने साथ मिलाया, ठीक है, और 1922 में रशिया को एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के तौर पर सोवियत यूनियन का नाम दे दिया, यानी कि रशिया के नाम की बजाय, रशियन एम्पायर की बजाय उसे नया नाम दे दिया जिसका नाम है सोवियत यूनियन। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि मतलब हम लोगों के हकूक़ जो हैं वो हर किस्म के हकूक़ उनके पूरे करेंगे। लिहाजा कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन जो है उसने यानी कि अपने कुछ वादे पूरे भी किए, और वर्ल्ड वार 1 के अंदर क्योंकि उनको काफ़ी नुकसान भी हुआ था, लिहाजा वो अपने सारे वादे तो पूरे ना कर पाए, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो अपने ये जो गवर्नमेंट है कि यानी कि बेसिक राइट्स लोगों के पूरे करने में फेल ही हो गई, ठीक है। ये जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन है जो आया था 1917 में रशिया के अंदर। अच्छा, उसके बाद जो रेवोल्यूशन आया वो है ईरानियन रेवोल्यूशन जो मतलब आया, इसके पहले देखें इसका काजिज़ क्या है। 1953 के अंदर बरतानिया और अमेरिका ने मदद की मोहम्मद रज़ा पहलवी की, ठीक है, जिसे हम शाह ऑफ ईरान भी कहते हैं। ये शाह ऑफ ईरान जो हेड ऑफ़ स्टेट के तौर पर पाकिस्तान में पहली मरतबा इन्होंने विज़िट किया था, यानी कि तमाम हेड ऑफ़ स्टेट से, और रज़ा शाह पहलवी की आमद पर ही हमने कौमी तराना पहली मरतबा बजाया था इनके सामने। अच्छा, ईरानियन गवर्नमेंट की इन्होंने बुनियाद रखी बरतानिया और अमेरिका की यानी कि ना मदद से। अब रज़ा शाह पहलवी जो है वो अपने आप को शाह कहलाता था और डिक्टेटर के तौर पर मुल्क के अंदर रूल करता था। अब 1953 से लेकर 1970 तक इसने ऐसी पॉलिसियाँ रिफॉर्म की जो मुकम्मल तौर पर मॉडर्नाइजेशन थी और वेस्टर्न पॉलिसीज़ थी, यानी कि इसने कहा कि हर चीज़ की आज़ादी है, जिस तरह आप यानी कि आज मगरबी दुनिया बिल्कुल सेम, यानी कि ना इसने वैसी पॉलिसियाँ लॉन्च की। और लेकिन हुआ क्या कि मतलब चूँकि ईरान जो है मतलब वहाँ पर मुसलमान तबका काफ़ी ज़्यादा है, शिया लोग जो हैं, लिहाजा 1970 के अंदर आयतुल्लाह ख़ामेनी यानी कि ख़ुमैनी जो हैं उन्होंने यानी कि ना एक इस्लामिक रिलीजियस लीडर के तौर पर सामने आए और रज़ा शाह पहलवी के अगेंस्ट जो है उन्होंने यानी कि प्रोटेस्ट शुरू कर दिए, उसकी मतलब वेस्टर्न पॉलिसीज़ के अगेंस्ट और उसकी मतलब मॉडर्न पॉलिसीज़ के अगेंस्ट। और अल्टीमेटली रज़ा शाह पहलवी को मुल्क छोड़ कर यानी कि ना भागना पड़ा, उसको फोर्सफुली एग्ज़ाइल कर दिया गया और 1979 के अंदर 1979 के अंदर इमाम ख़ुमैनी ने गवर्नमेंट को कंट्रोल में कर लिया। अब इसके असरात क्या हुए? अब इमाम ख़ुमैनी की जो गवर्नमेंट थी मुकम्मल तौर पर इस्लामिक रेवोल्यूशन के मुताबिक थी और मुल्क का नाम तब्दील करके इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान रख दिया गया था, ठीक है। अब ये जो थी मुकम्मल तौर पर अगेंस्ट थी मॉडर्नाइजेशन के और वेस्टर्नाइजेशन के, लिहाजा जब ये गवर्नमेंट आई तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर मगरबियत का मुखालफत की, ठीक है, यानी कि इन्होंने एक्सट्रीमली हॉस्टाइल यानी कि ना बहुत यानी कि ना मतलब एक्सट्रीमली तौर पर इन्होंने उस चीज़ की मुखालफत की। और इन्होंने क्या किया मतलब यूनाइटेड स्टेट्स के ख़िलाफ़ इन्होंने काफ़ी हद तक टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को भी सपोर्ट किया, ठीक है, क्योंकि मतलब इनकी मगरब के साथ नहीं बनती थी,
आज भी नहीं बनती इनकी। लेकिन हुआ क्या कि मतलब इमाम ख़ुमैनी की वफ़ात के बाद 1999 में 1989 यानी कि 10 साल बाद उनकी वफ़ात हो गई रेवोल्यूशन के बाद। और उसके बाद जो यानी कि जो भी लीडर नए लीडर आए वो भी मॉडरेटर इस्लामिक लीडर थे, ठीक है, यानी कि मोस्टली इस्लामिक लीडर थे। और उन्होंने भी वेस्ट के साथ रिलेशन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की, जो आज भी यानी कि मुआशी पाबंदियों की वजह से हम आज भी देखते हैं कि मतलब ईरान जो है वो काफ़ी हद तक पीछे जा रहा है। तो इतना ही था। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।